हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जी हाँ, मुझे पता है होली की छुट्टियों में जाने के बाद थोड़ी यात्रा हो गई, आवाजाही हुई, तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी देरी से मैं ये होली के बाद का पहला सेशन लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। लेकिन आज के बाद से यहाँ पर जैसे सेशन लाए जाते थे उसी तरीके से आएंगे। रिकॉर्डेड सेशंस भी आएगा, बहुत सारे सरप्राइजिंग नए सेशंस भी यहाँ पर जुड़ेंगे जो इन छुट्टियों में मैंने सोचा है कि कुछ करना चाहिए तो वो जोड़ेंगे। साथ में ऑफलाइन बैच के शुरुआत की घोषणा भी होगी और जिस तरीके से हम लाइव आपके सामने उपस्थित होते थे फिर से हम आपके सामने इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बहरहाल आज यहाँ पर जो सेशन लेकर के उपस्थित हुए हैं ये सभी तरह के लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में रुचि रखते हैं, इस भाषा की जरूरत उन्हें महसूस होती है और कहीं ना कहीं परेशान करती है, तो उनके लिए बराबर के महत्व का है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में इंग्लिश से आपका पाला पड़ता है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी के सेशन की, जिसके 27वें एपिसोड के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने 26 एपिसोड आपके सामने रखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कशन किया। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के तौर पर मैंने कई सारे वर्ड्स, कई महत्वपूर्ण शब्दों को आपके सामने रखा जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आज यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से 5 नए शब्दों के साथ उपस्थित हुए हैं। मीनिंग करेंगे, ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली के किस मेंबर का वो हिस्सा है, साथ में उस शब्द के कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस में कैसे यूज करें उसके लिए एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखते चलेंगे। तो सेशन में भागिएगा नहीं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं, क्या मीनिंग है और इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स के तौर पर किन किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। चले देखा। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने लाए गए शब्दों को बारी बारी से रखते हैं। जब एक पूरे शब्द की जानकारी आपके सामने रख दे तो आपकी ये ड्यूटी है कि वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि लिखने से वो आपके याददाश्त में, आपकी मेमोरी में लंबे समय तक रहेगा और जब आप उसे प्रयोग करेंगे 2-4 बार तो वो फिर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। बहुत जरूरी है कि शब्दों को रटा ना जाए, उसको व्यवहारिकता में लाया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और ध्यान में रखने की कोशिश की जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप उसको सबसे पहले तो रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद हो सके तो एक बार लिखिए और अपने दैनिक जीवन में इन शब्दों को, जो पुराना आप सेम मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको हटाकर नए शब्दों को इस्तेमाल कीजिएगा तो उस शब्द के साथ भी फ्रेंडली हो जाइएगा जो कि हम आज बता रहे हैं या पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने रखा है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि हर एक जानकारी, हर एक शब्द जो आपके कान में जाएगा वो कहीं ना कहीं जरूरत के समय पर आपको जरूर काम आएगा। चलिए आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो हम आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन का पहला वर्ड है एट्रोसिटी। क्या है? एट्रोसिटी। और मैंने आपको बताया है कि ये जो ITY है ये एक प्रकार का नाउन सफिक्स है। क्या है? नाउन सफिक्स है। इससे हम पहचान जाते हैं कि कोई भी शब्द नाउन है। देखिए ये जो पहला है आज के सेशन में लाया गया शब्द एट्रोसिटी, ATROCITY, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मीनिंग देखते हैं। कह रहा था क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉकिंगली क्रूएल एंड इनह्यूमन, मतलब ऐसा व्यवहार जो क्या हो, क्रूएल हो और इनह्यूमन हो, और वो भी कैसा? शॉकिंग। बिल्कुल शॉकिंगली क्रूएल एंड इनह्यूमन बिहेवियर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट्रोसिटी का। एन एक्ट ऑफ वेरी क्रूएल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी और समथिंग, किसी के साथ भी बहुत ही क्रूएल व्यवहार करने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मीनिंग के तौर पर देखें तो कह सकते हैं अति क्रूर व्यवहार, अत्याचार, पाश्विक कृत्य, है ना। पशु जैसा जो कर्म होता है जो बहुत क्रूरता भरा हुआ हो, अत्याचार के लिए हम सेंस में यूज करते हैं एट्रोसिटी का। द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉकिंगली क्रूएल एंड इनह्यूमन, एन एक्ट ऑफ वेरी क्रूएल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी और समथिंग। एट्रोसिटी एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, याद रखेंगे। एट्रोसिटी ATROCITY ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है अति क्रूर व्यवहार या अत्याचार। जो पहला शब्द हमने लिया है
इसके सिनोनिम्स के तौर पर वो है क्रुएल्टी, मतलब होता है निर्दयता या कठोरता, क्रुएल शब्द से बना हुआ है ना। मैलफिजेंस का मतलब होता है दुराचार, ये भी अत्याचार से ही जुड़ा हुआ है। मैलफिजेंस का मतलब होता है दुराचार, है ना। इनिक्विटी का मतलब होता है अनैतिकता या अन्याय। आज के सेशन में जो पहला शब्द हमने आपके सामने रखा है वो क्या है, वो है एट्रोसिटी। बार बार मेरे साथ दोहराइए। वीडियो जब यहां पर हम एक पूरा शब्द कर ले फिर हम खुद ही फ्रेम से हट जाते हैं। पॉज कीजिए, लिखना बहुत जरूरी है और शब्दों को बस उसके साथ समय बिता करके ही अपनाया जा सकता है, रट करके कभी वो टिकेगा नहीं। समय बिताने का मतलब है कि आप चाहे इसको जैसे करें इसके साथ समय बिताएं, इसको बोलें, लिखें, पढ़ें, दोहराएं, जिस तरीके से भी इसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे वो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, हैप्पीनेस, ये सब किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, बस बोलचाल में ऐसे ही सुनते गए और आता गया। उसी तरीके से ये सारे शब्द भी आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा और जहन में भी रहेगा। एट्रोसिटी बहुत ही कॉमन शब्द है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉकिंगली क्रूएल एंड इनह्यूमन, मतलब होता है एन एक्ट ऑफ वेरी क्रूएल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी और समथिंग। अति क्रूर व्यवहार, अत्याचार, पाशविक कृत्य। सिनोनिम्स के तौर पर हमने लिया है यहां पर क्रूएल्टी, मैलफिजेंस, इनिक्विटी। उसके बाद है सेवेजरी, इसका मतलब भी होता है जंगलीपन या क्रूरता, ठीक है, जंगलीपन या क्रूरता। उसके बाद है इनॉर्मिटी, इसका मतलब भी होता है भयावहता या क्रूरता, ठीक है। उसके बाद क्या है आउटरेज, इसका मतलब भी होता है क्रूरता या विभत्सता। जो भी इनह्यूमन बिहेवियर है उसके लिए हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्रूएल्टी, मैलफिजेंस, इनिक्विटी, सेवेजरी, इनॉर्मिटी, आउटरेज, ठीक है। मॉन्स्ट्रोसिटी मतलब होता है अति विरूपता, है ना। ये सारे शब्द जो है हम इसके सिनोनिम्स के तौर पर किसी न किसी संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेशन का जो पहला वर्ड है वो है एट्रोसिटी, ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। सिनोनिम्स के तौर पर जो पहला मैंने लिया वो है बहुत ही परिचित शब्द है, क्रूएल्टी, मैलफिजेंस, इनिक्विटी, सेवेजरी, इनॉर्मिटी, आउटरेज एंड मॉन्स्ट्रोसिटी। ये सारे के सारे शब्द हम एट्रोसिटी के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट्रोसिटी क्या है? एक नाउन है। चलिए हम एंटोनिम्स को देख लें। टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब होता है दयालुता और स्नेहशीलता। अगर हम अत्याचार कहें, पाशविक कृत्य कहें, पाशविक व्यवहार कहें तो उसके लिए दयालुता और स्नेहशीलता उसके अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लीनियंस, इसका मतलब भी होता है उदारता। बेनेवोलेंस, इसका मतलब होता है भलाई। और ये सारे के सारे शब्द आपके सुने हुए हैं। चैरिटी मतलब होता है उपकार, दया और उदारता। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। सिंपैथी का मतलब होता है सहमति या सहानुभूति। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इन सारे शब्दों को जैसे देखते हैं तो वो कहते हैं ना कि मुझे तो ये पता है, इसको करने की क्या जरूरत है, और वो यहां से वीडियो बंद करके चले जाते हैं। आप इस बात को समझिए कि अधिकांश बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जब भी कोई सेट उनके सामने आता है वो उस सवाल को नहीं बनाते। उनको लगता है कि ये मुझे आता है, स्किप कर दो, छोड़ दो। वो अभ्यास ना कर पाने की वजह से विफल होते हैं, ना कि ज्ञान की कमी की वजह से। और यही टाइम मैनेजमेंट के लिए करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार जो है कोशिश करनी पड़ेगी। किए गए शब्द में अगर आपने किसी सवाल को, किसी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को अगर आपने 2 मिनट 2.5 मिनट में बनाया है तो कोशिश करो कि आप उसके समय को घटाओ, 1.5 मिनट तक ले जाओ, 1 मिनट में बनाओ, रफ्तार को बढ़ाओ, अपनी जानकारी को पुख्ता करो। और इसके लिए जरूरी है कि हम बार बार अभ्यास करें। अभ्यास नहीं करना और यह समझ कर ये तो आसान शब्द है, अरे जितनी बार आप मेरे मुंह से सुनेंगे ये ध्यान में रहेगा और जब सवाल में आएगा तो संभावना दिखेगी तो सही आंसर चुन पाएंगे। जो ये देखेगा नहीं तो वो कैसे सोच सकता है कि ये सब हो सकता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग एट्रोसिटी के। तो इसलिए जरूरी है कि धैर्य बनाए रखिए और सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो यहां पर क्या है, पहला शब्द है एट्रोसिटी, अति क्रूर व्यवहार, अत्याचार, एन एक्ट ऑफ वेरी क्रूएल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स के तौर पर हमने लिया है क्रूएल्टी, मैलफिजेंस, इनिक्विटी, सेवेजरी, एनॉमिटी, आउटरेज एंड मॉन्स्ट्रोसिटी। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें, टेंडरनेस, लीनियंस, बेनेवोलेंस, चैरिटी, जेनरोसिटी एंड सिंपैथी। ये सारे के सारे शब्द एंटोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है दे आर फोर्स्ड टू कमिट एट्रोसिटीज अगेंस्ट देयर ओन families and communities। क्या है? they are forced to commit atrocities against their own families and communities। आज के सेशन का जो पहला शब्द है वो है एट्रोसिटी, मतलब है अत्याचार, अति क्रूर व्यवहार, और ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। चलिए अब आपका काम शुरू होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं सेशन में आगे की तरफ। सेशन का जो दूसरा शब्द है वो है हॉल, HAUL, हॉल। हॉल वर्ब की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी यूज होता है। हमने जो यहां पर शामिल किया है
वो वर्ब की तरह यूज किए गए सेंस को लेकर के हम यहां पर आगे बढ़े। इसका मतलब होता है ड्रॉ स्लोली और हैविली टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, मतलब है काफी बल लगा करके खींचने के सेंस में है ड्रॉ स्लोली और हैविली टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, है ना, मेहनत से खींचना। हॉल का मतलब होता है मेहनत से खींचना, बहुत ही कॉमन है। इसके सिनोनिम्स के तौर पर ड्रैग, इसके सिनोनिम्स के तौर पर लग, इसके सिनोनिम्स के तौर पर टो, इसके सिनोनिम्स के तौर पर यंक, टग, प्लक एंड जक। बहुत ही कॉमन शब्द, सबका इस्तेमाल आपको पता होगा। हो सकता है कि ये शब्द आपके लिए नया हो। प्लक का मतलब आप तोड़ना है, उसका मतलब भी होता है बल लगा करके खींचने के सेंस में। तो ड्रैग का मतलब होता है खींचकर लाना या घसीटना, लग का मतलब भी खींचना या घसीटना, टो का मतलब होता है रस्सी से बांधकर खींचना, यंक का मतलब भी होता है झटके से खींचना, टग का मतलब भी होता है खींचना और झटके से खींचना, प्लक का मतलब भी खींचना और जग का मतलब भी झटके से खींचना। पहला जो वर्ड था हमारे सेशन का आज का वो था एट्रोसिटी। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और उसका मतलब है अत्याचार, पाशविक कृत्य, अति क्रूर व्यवहार, है ना। ये पहला शब्द हमने रखा नाउन के लिए। दूसरा जो शब्द यहां पर है ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और अभी जो हम इसके सिनोनिम्स में रख रहे हैं वो वर्ब वाले वर्ड को रख रहे हैं, ड्रैग, लग, टो, यंक, टग, प्लग एंड जक। चले एंटोनिम्स के तौर पर देखें तो ड्राइव, इसका मतलब होता है ठोकना या भगाना, ठीक है। प्रोपेल, इसका मतलब होता है धकेलना या ठेलना। अगर हम खींच रहे हैं तो इसका उल्टा होगा धकेलने से, तो प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना और ठेलना, है ना। अगला शब्द है पुश, पुश का मतलब होता है धकेलना या ठेलना। थ्रस्ट मतलब होता है जोर डालना या ठेलना। सोब, इसका मतलब भी होता है धकेलना या ठेलना। और रिपेल जानते ही हैं, प्रतिकर्षित यानी हटाने के सेंस में, और वो यहां पर है ही अपने से दूर हटाने के सेंस में। तो ये सारे के सारे शब्द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि जो पहला शब्द हमने लिया वो क्या था, उसकी मीनिंग क्या थी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से वो शब्द था क्या। दूसरे शब्द की बात कर रहे हैं यहां पर, ये है हॉल। इसका मतलब होता है ड्रॉ स्लोली और हैविली टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, मतलब होता है मेहनत से खींचना, मतलब है ड्रैग, लग, टो, यंक, टग, प्लक एंड जक। ये हम सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम्स की बात करें ड्राइव, प्रोपेल, पुश, थ्रस्ट, सोव एंड रिपेल, ये सब इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही आसान शब्द है, बहुत ही आसान एंटोनिम्स भी है और आसान सिनोनिम्स भी है और आप सब इससे परिचित हैं। मेरा बस उद्देश्य इतना है कि हम एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन किसी भी शब्द के एंटोनिम्स सिनोनिम्स के तौर पर कौन कौन से शब्द रखे जा सकते हैं, और ये सारे शब्द संभावित ऐसे हैं कि आपको अपने सेट में जहां पर आप मॉक लगाते हैं, जहां प्रैक्टिस करते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें ये सारे शब्द आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर में। आप आज के इस एपिसोड को मिला करके 2700 एपिसोड को ढंग से कर लीजिए, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 10 में से 6-7 शब्द हर बार आप कर पाएंगे। बाकी ये सेशंस आता रहेगा। चलिए यहां पर एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। हॉल है सेशन का दूसरा शब्द, पहला था एट्रोसिटी, उसका मतलब होता है अत्याचार। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है और दूसरा शब्द हमने रखा है हॉल। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है मेहनत से खींचना, ड्रैग, लग, टो, यंक, टग, प्लक और जग, ये सब के सब सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो ड्राइव, प्रोपेल, पुश, थ्रस्ट, सोव एंड रिपेल, ये इस्तेमाल होता है इसके एंटोनिम्स के तौर पर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। रमेश होल्ड हिज बाइक आउट ऑफ द शेड, है ना। रमेश होल्ड हिज बाइक आउट ऑफ द शेड, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेशन का तीसरा शब्द जो कि एट्रोसिटी एंड हॉल के बाद होगा। एट्रोसिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और हॉल वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। तीसरा शब्द है इंडिजेंट। क्या है? इंडिजेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होने वाला शब्द है इंडिजेंट। पहला शब्द था मेरा नाउन, दूसरा शब्द था वर्ब या नाउन, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। दूसरा शब्द क्या था? हॉल। पहला क्या था? एट्रोसिटी। तीसरा शब्द हमारे सामने है वो है इंडिजेंट। इसका मतलब होता है पुअर एनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, है ना। पुअर एनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स मतलब है गरीब। सीधा सीधा सेंस आता है कि इतना गरीब कि उसको दूसरे की मदद की जरूरत हो। पुअर एनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, है ना। सिनोनिम्स के तौर पर डेस्टिट्यूट मतलब होता है निस्सहाय या बदहाली से, है ना। पेनीलेस मतलब होता है कंगाल से। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है कंगाल से। यहां पर एक डंडा एक्स्ट्रा है,
नेसेसिटस का मतलब होता है दरिद्र या अभावग्रस्त से, है ना। इम्पेक्यूनियस इसका मतलब होता है निर्धन से। उसके बाद है पेन्यूरियस, मतलब होता है कंगाल या गरीब से। पॉपर इसका मतलब भी होता है कंगाल या भिखारी से। डिप्राइव्ड इसका मतलब होता है वंचित। और ये सारे के सारे शब्द हम इस्तेमाल करेंगे इंडिजेंट के सिनोनिम्स के तौर पर। पहला शब्द हमने कौन सा लिया है, कमेंट में लिख करके बताइएगा। दूसरा शब्द मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो सेशन में रखा वो था हॉल। ये एक वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। मेहनत से खींचना, बलपूर्वक खींचना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इंडिजेंट जो हमने लिया है वो तीसरा शब्द है आज के सेशन का। पोअर एनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स मतलब होता है गरीब। डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, इम्पॉवरिश्ड, नेसेसिटस, इम्पेक्यूनियस, पेन्यूरियस, पॉपर एंड डिप्राइव्ड, ये सारे के सारे शब्द इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। एंटोनिम्स की बात करें, अफ्लुएंट मतलब होता है अमीर और धनी। ऑप्युलेंट मतलब होता है रईस और दौलतमंद। प्रॉस्पेरस मतलब होता है खुशहाल और संपन्न, है ना। वेल ऑफ इसका मतलब होता है धनी और संपन्न। वेल टू डू इसका मतलब भी होता है धनी, संपन्न और अमीर। फैट कैट इसका मतलब होता है धनवान। और मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि क्या आप इस शब्द से परिचित थे। फैट कैट मतलब होता है धनवान। ये सारे के सारे शब्द इंडिजेंट के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज के सेशन में जो पहला वर्ड हमने लिया वो था एट्रोसिटी, और वो नाउन की तरह प्रयोग होता है, उसका मतलब है अत्याचार। दूसरा शब्द हमने कौन सा लिया, ये अब आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। तीसरा शब्द जो हमने लिया है वो है इंडिजेंट, इसका मतलब होता है गरीब। और जो सिनोनिम्स है इसके लिए वो है डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, इम्पॉवरिश्ड, नेसेसिटस, इम्पेक्यूनियस, पेन्यूरियस, पॉपर एंड डिप्राइव्ड। एंटोनिम्स के तौर पर एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, प्रॉस्पेरस, वेल ऑफ, वेल टू डू एंड फैट कैट। चलिए, और एक और है वेल हील्ड, इसका मतलब भी क्या होता है, धनी और संपन्न। क्या है, वेल हील्ड मतलब होता है धनी और संपन्न। एक बार फिर से देखेंगे एंटोनिम्स के तौर पर क्या क्या लिया मैंने। एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, प्रॉस्पेरस, वेल ऑफ, वेल टू डू, फैट कैट एंड वेल हील्ड मतलब होता है धनी, संपन्न, धनवान। ये सारे इंडिजेंट के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, ऊपर उधर से डिप्राइव्ड, पॉपर, पेन्यूरियस, इम्पेक्यूनियस, नेसेसिटस, इम्पॉवरिश्ड, पेनीलेस एंड डेस्टिट्यूट, ये सारे के सारे शब्द इंडिजेंट के सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग होंगे। सेशन का तीसरा शब्द इंडिजेंट मतलब गरीब, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा शब्द हॉल, मेहनत से खींचना, ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। और पहला शब्द एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, और ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द क्लिनिक प्रोवाइड्स फ्री केयर फॉर इंडिजेंट पेशेंट्स। कैसा केयर, फ्री केयर फॉर इंडिजेंट पेशेंट्स। देखिए शब्दों का मीनिंग है तो सेंटेंस क्लियर है। सेशन का तीसरा शब्द है इंडिजेंट, एडजेक्टिव है। गरीब मतलब होता है पुअर एनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, इम्पॉवरिश्ड, नेसेसिटस, इम्पेक्यूनियस, पेन्यूरियस, पॉपर, डिप्राइव्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखें, एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, प्रॉस्पेरस, वेल ऑफ, वेल टू डू, फैट कैट एंड वेल हील्ड। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेशन का चौथा शब्द जो कि इंडिजेंट के बाद आने वाला है। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, और वो एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। पहला शब्द एट्रोसिटी जो कि नाउन है, मतलब है अत्याचार। दूसरा शब्द हॉल जो कि वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, मेहनत से खींचना। चलिए अब है इनफिजिबल, ये मेरे सेशन का चौथा शब्द है इनफिजिबल, और ये भी एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। अभी जस्ट इससे पहले हमने एक शब्द आपके सामने रखा, वो था इंडिजेंट। क्या था, इंडिजेंट, जिसका मतलब होता है गरीब, और ये भी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है ना। चलिए, not capable of being carried out or put into practice, not possible to do easily or conveniently, मतलब है impracticable, मतलब है जो व्यवहारिक ना हो, जो संभव ना हो। तो इनफिजिबल का मतलब है अव्यवहारिक और असंभाव्य। ये मेरे सेशन का चौथा शब्द है जो कि एडजेक्टिव है। इससे पहले भी एक एडजेक्टिव आया, लिख करके बताइएगा क्या था। मैं बार बार क्यों कहता हूं आपसे लिखने, मुझे आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको परेशान करके खुश नहीं होता हूं। मैं बस आपको इसलिए कहता हूं कि आप जब टाइप करेंगे ना तो याद रहेगा। पहला शब्द एट्रोसिटी, दूसरा शब्द हॉल, तीसरा आपको बताना है, चौथा है इनफिजिबल, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड आउट और पुट इनटू प्रैक्टिस, नॉट पॉसिबल टू डू इजीली और कन्वीनियंटली,
मतलब है इम्प्रैक्टिकेबल, अव्यवहारिक और असंभाव्य। सिनोनिम्स क्या है? एब्सर्ड मतलब होता है अर्थहीन, अव्यवहारिक। अनयूजेबल मतलब है अनुपयोगी। क्विक्सोटिक मतलब होता है अव्यवहारिक या अवास्तविक। इम्प्रोबेबल मतलब होता है असंभाव्य। नो गो, देखिए ये एडजेक्टिव है लेकिन ये एक नाउन है। नो गो एक नाउन है, ध्यान दीजिएगा। असंभव है ना। इनसरमाउंटेबल इसका मतलब होता है दुर्गम और असंभाव्य। और कायमेरिकल मतलब होता है असाध्य और असंभव। ध्यान रखिएगा, चायमेरिकल नहीं पढ़ दीजिएगा, ठीक है। ये है कायमेरिकल मतलब होता है असाध्य और असंभव। ये इस चौथे शब्द इनफिजिबल का सिनोनिम्स है। इसको हम सिनोनिम्स के तौर पर रख सकते हैं। इनफिजिबल के तीसरा शब्द जो हमने लिया था वो था इंडिजेंट, वो भी एक एडजेक्टिव था, उसका मतलब था गरीब। चौथा शब्द हमारे सामने आया इनफिजिबल, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड आउट और पुट इनटू प्रैक्टिस, या कह सकते हैं आप इम्प्रैक्टिकेबल मतलब है व्यवहारिक, अव्यवहारिक और असंभाव्य। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है एब्सर्ड, अनयूजेबल, क्विक्सोटिक, इम्प्रोबेबल, नो गो, इनसरमाउंटेबल एंड कायमेरिकल। ये सारे के सारे इनफिजिबल के सिनोनिम्स के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे। चलिए देखते हैं। वायबल मतलब होता है साध्य, व्यवहार्य और संभव, है ना। फिजिबल सिंपल, इसी का है इनफिजिबल। फिजिबल का मतलब होगा संभव और साध्य। टेनेबल मतलब होता है मान्य और तर्कसंगत। प्रोबेबल यानी संभावित और संभाव्य। रियलिस्टिक उचित और यथार्थवादी। प्रैक्टिकल व्यवहारिक और काम का, सबका सब इसका उल्टा, अव्यवहारिक का उल्टा। एंटोनिम्स वायबल, फिजिबल, टेनेबल, प्रोबेबल, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। ये सारे के सारे शब्द हमारे सेशन के चौथे शब्द इनफिजिबल के बाद, जो कि आया है इंडिजेंट के बाद, और इंडिजेंट आया था हॉल के बाद, और सबसे पहले आया था एट्रोसिटी। चौथा शब्द है मतलब है अव्यवहारिक और असंभाव्य। सिनोनिम्स क्या क्या है? एब्सर्ड, अनयूजेबल, क्विक्सोटिक, इम्प्रोबेबल, नो गो, इनसरमाउंटेबल एंड कायमेरिकल। और जो एंटोनिम्स है वो है वायबल, फिजिबल, टेनेबल, प्रोबेबल, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। ये सब के सब इनफिजिबल के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। बहुत ही कॉमन है, 2-4 बार रिवीजन करेंगे, याद रह जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्लान ड्राफ्टेड बाय योर टीम इज इनफिजिबल, है ना। जो प्लान ड्राफ्ट किया गया है वो असंभाव्य है। क्या है? नॉट पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली, इम्प्रैक्टिकेबल है ना। चौथा शब्द इनफिजिबल, नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरफ, और वो है रिफ्यूट। क्या है? रिफ्यूट। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। रिफ्यूट क्या होता है? एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। मतलब क्या है? प्रूव टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट। प्रूव अ स्टेटमेंट और थियरी टू बी रॉन्ग और फॉल्स। डिसप्रूव मतलब है गलत साबित करने के सेंस में होगा, खंडन करने के सेंस में होगा, नकारने के सेंस में होगा। क्या क्या होगा? खंडन करने के सेंस में होगा, नकारने के सेंस में होगा, गलत साबित करने के सेंस में होगा। सेशन का 5वां शब्द है, और मुझे आपसे कमेंट में 4 के चारों शब्द जो अभी हमने बताया है वो मुझे क्रम से चाहिए। साथ में ब्रैकेट में ये भी डालिएगा कि वो शब्द था क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, क्या वो नाउन था, क्या वो एडजेक्टिव था, फिर हम आपको चर्चा में बताएंगे। तो इसका मतलब है खंडन करना, नकारना या गलत साबित करना, और ये शब्द है 5वां सेशन का आखिरी शब्द रिफ्यूट। चलिए सिनोनिम्स क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट विपरीत होना या खंडन करना, सभी लोग जानते हैं। कंफ्यूट मतलब होता है झूठा ठहराना। कॉस मतलब होता है अमान्य घोषित करना। रिबुट मतलब होता है खंडन करना। रिपुडिएट मतलब होता है मुकर जाना या इनकार करना, है ना। एब्निगेट मतलब होता है नकारना। डिबंक मतलब होता है खारिज करना, और है फॉल्सिफाई मतलब होता है झूठा ठहराना। सेशन का जो 5वां शब्द है ये आया है सेशन के सबसे पहले शब्द एट्रोसिटी, जो कि एक नाउन था, इसका मतलब था अत्याचार। दूसरा शब्द था हॉल, जो कि वर्ब और नाउन दोनों के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हॉल का मतलब था बल से खींचना, है ना। तीसरा शब्द आया इंडिजेंट, ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है गरीब। और जो चौथा शब्द आया था वो था इनफिजिबल, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अव्यवहारिक, असंभाव्य, जो कि करने में बहुत कठिन, इम्प्रैक्टिकेबल हो, संभव नहीं हो, और हो भी तो बहुत कठिनाई से, कन्वीनियंटली ना हो, उसके लिए हम कहते हैं इनफिजिबल। और यहां पर जो 5वां शब्द है वो है रिफ्यूट, मतलब है प्रूव टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, है ना। प्रूव अ स्टेटमेंट और थियरी टू बी रॉन्ग और फॉल्स, और डिसप्रूव, डिसप्रूव खंडन करना, नकारना, गलत साबित करना। हमने सिनोनिम्स आपके सामने रख दिया, कॉन्ट्रडिक्ट, कंफ्यूट, क्वॉस, रिबट, रिपुडिएट, एब्निगेट, डिबंक एंड फॉल्सिफाई।
सबका सब विपरीत होना, खंडन करना, झूठा ठहराना, मतलब है इसी मीनिंग को घुमा फिरा करके किसी ना किसी संदर्भ में बराबरी का सेंस देगा। सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होगा रिफ्यूट के, क्या? कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्फ्यूट, कॉस, रिबुट, रिपुडिएट, एब्निगेट, डिबंक एंड फॉल्सिफाई। चले हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो बहुत ही आसान। परमिट मतलब होता है स्वीकार करना या मंजूरी देना। कंसीड मतलब होता है मानना या स्वीकार करना। अपहोल्ड मतलब होता है पुष्ट करना या समर्थन करना। रेटिफाई मतलब होता है समर्थन करना या प्रमाणित करना। अप्रूव बहुत ही कॉमन शब्द है, स्वीकार करना, अनुमोदन करना। कंकर मतलब होता है सहमत होना। क्या है? कंकर मतलब होता है सहमत होना। एक्विएस मतलब होता है सहमति देना या मान लेना। और है इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है सहमति देना, मान लेना, समर्थन करना। ये सारे के सारे शब्द रिफ्यूट के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। कौन कौन सा है? परमिट, कंसीड, अपहोल्ड, रेटिफाई, अप्रूव, कंकर, एक्विएस, इंडोर्स। ये सारे के सारे शब्द एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिनोनिम्स में रखा है कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्फ्यूट, कॉस, रिबुट, रिपुडिएट, एब्निगेट, डिबंक एंड फॉल्सिफाई। चले हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। These claims have not been convincingly refuted. क्या कह रहा है? These claims have not been convincingly refuted. मतलब है खंडन नहीं किया जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है, गलत साबित नहीं किया जा सकता है। सेशन का पांचवा और आखिरी शब्द रिफ्यूट मतलब होता है प्रूव टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, प्रूव अ स्टेटमेंट और थियरी टू बी रॉन्ग और फॉल्स, डिसप्रूव मतलब खंडन करना, नकारना और गलत साबित करना। सिनोनिम्स क्या है? कॉन्ट्रडिक्ट, कन्फ्यूट, कॉस, रिबुट, रिपुडिएट, है ना, रिपुडिएट, एब्निगेट, डिबंक एंड फॉल्सिफाई। एंटोनिम्स क्या क्या है? परमिट, कंसीड, अपहोल्ड, रेटिफाई, अप्रूव, कंकर, एक्विएस एंड इंडोर्स, है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए और उम्मीद है कि आप सबको आज के सेशन में सामने जो बताया गया रख करके 5 शब्द सब के सब आसानी से समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे तो आपके जहन में भी होंगे और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को भी आपने ठीक ढंग से समझ लिया होगा, साथ में नोट डाउन कर लिया होगा। सेशन में जो पहला शब्द हमने रखा वो था एट्रोसिटी। ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है अत्याचार, है ना, पाश्विक व्यवहार या पाश्विक कृत्य, पशु जैसा कृत्य। दूसरा शब्द जो हमने रखा वो था हॉल। ये एक वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है बल से खींचना, है ना। उसके बाद जो तीसरा शब्द हमने रखा वो था इंडिजेंट। इंडिजेंट एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है गरीब। जो चौथा शब्द हमने रखा वो था इनफिजिबल। यह भी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब था अव्यवहारिक और असंभाव्य। और जो आखिरी शब्द हमने रखा वो था रिफ्यूट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है नकारना, खंडन करना और गलत साबित करना। उम्मीद तो यह है कि ये पांचों के पांचों आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। बस आपका काम है कि वीडियो समाप्ति के बाद एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लें हर शब्द को 5-5 बार कम से कम, और फिर कल किसी समय में रिवीजन कर लीजिएगा। और ऐसे जब तक ये एपिसोड हम लेकर के फिर से उपस्थित नहीं होते हैं 28वां, तब तक एक अंतराल पर आप हर एक एपिसोड में अपनी जो निगाह है वो डालते रहिएगा, दोहराते रहिएगा, ये आपके साथ बना हुआ रहेगा। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you. God bless you.